हेलो गाइस, मैं भूपेंद्र। इकोनॉमी ओल्ड पेपर सीरीज़ में हम 2014 के 3 मार्कर क्वेश्चंस की यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं और उनके आंसर कैसे लिखना चाहिए हमें एज ए 6 और 5th मार्कर, इसकी मैं यहाँ पर चर्चा करता हूँ। इससे पहले जियोग्राफी ओल्ड पेपर सोल्यूशन कंप्लीट है 2014 से 18 तक के। तो अगर आप में से कुछ नए छात्र हों तो उस प्लेलिस्ट को आप ज़रूर खंगाल लीजिएगा। लगभग 83+ वीडियो उसमें है, जहाँ पर मैंने सारे क्वेश्चन आपको ईमानदारी से कवर करवाया है। और एक चीज़ बता दूं कि आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें ज़रूर फॉलो कीजिएगा। कुछ क्वेश्चन की क्विज़ आपको डेली वहाँ पर मिल जाती है। इसके अलावा ये जो क्वेश्चन है ये आपको सुबह मिल जाते हैं ताकि आप खुद आंसर राइटिंग कर सकें, और इसके अलावा आप रात्रि 9:30 बजे इन आंसर को चेक ज़रूर कर सकें। सो आप इन्हें ज़रूर फॉलो करें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया उसकी अगर हम बात करें कि विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की विशेषताएं। क्वेश्चन काफ़ी ज़ोरदार और दम वाला है और बहुत सारे बच्चे यही कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि क्वेश्चंस पूछा क्या गया है। तो इसमें एक चैप्टर कवर करवा रखा है मैंने। वो चैप्टर का नाम है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान प्रवृत्तियां चुनौतियां। भारतीय अर्थव्यवस्था की जो प्रवृत्तियां है वही उसकी क्या है, विशेषताएं, बस। और यही आपको इस उत्तर में लिखना है। हालांकि विशेषताएं तो क्या है, वो कमियां ही होती हैं, लेकिन फिर भी एज विशेषता यहाँ पर जो बताना चाहता है वही हमें बतानी रहेगी। ओके, चलिए तो शुरू करते फिर हम। यहाँ पर एज ए भूमिका में हम शुरुआत में लिखेंगे कि भारत तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है जिसकी जीडीपी $2.9 ट्रिलियन किंतु असमान वितरण के कारण प्रति व्यक्ति आय $2041 है। तो यहाँ पर हमने शुरुआत में एक भूमिका के 3 लाइन में सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर दी कि आखिर भारत की इकोनॉमी की जो कंडीशंस है वो क्या है। जीडीपी चाहे $2.9 ट्रिलियन की हो, चाहे हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हो, लेकिन जनसंख्या ज़्यादा है, इसके अलावा असमान वितरण है। तो यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय $2041 हैं, जो नॉर्वे या बहुत जो छोटे छोटे देश हैं उनसे काफ़ी ख़राब स्थिति में हैं। अब अगर बात करें कि विशेषताएं क्या होगी, तो जो कमजोरियां है वही विशेषताएं, यानी कि जनसंख्या वृद्धि भारत में बहुत ज़्यादा है, न्यूनतम पर कैपिटा इनकम पीसीआई से हम लिख सकते हैं, अत्यधिक बेरोजगारी है, गरीबी है, क्षेत्रीय असंतुलन, आधारभूत संरचना की कमी, ये सारी जो समस्या हैं यही एक प्रकार की इंडियन इकोनॉमी की विशेषता हम कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमी में गरीबी, बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय, सारी चीज़ें मायने रखती हैं और हमें यही एक्सप्लेन यहाँ पर करना रहेगा। इस प्रश्न को हमें लिखना है 100 वर्ड्स में। तो यहाँ पर हम पॉइंट्स गाइस लिखेंगे। पहला पॉइंट हम यहाँ पर बताएंगे कि भारत दुनिया का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला देश है जिससे संसाधनों एवं कार्य पर अत्यधिक बोझ। ये तो स्वाभाविक सी बात है। ये चीज़ हम आपको बहुत सी बार बता भी चुके हैं और एक्सप्लेन भी कर चुके हैं कि स्वाभाविक सी बात है कि जब अगर 10 रुपये को मांगने वाले 10 लोग हो तो सब में 1-1 रुपया आता है, लेकिन अगर 10 रुपये को मांगने वाले 1000 लोग हो तो उन पे क्या हाथ में आएगा। वही स्थिति भारत के साथ में कि जीडीपी बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जनसंख्या वृद्धि दर इतनी ज़्यादा है कि उससे संसाधन, चाहे वो कोयला हो, खाद्यान्न वितरण हो, सारी चीज़ों में स्थिति भारत की खराब है। क्योंकि अभी जो इंडेक्स आया उसमें इंडिया की रैंकिंग 94 है। हालांकि हमें खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं, वो 107 देशों में हम 94 पर आए हैं। पिछले साल हम 117 देशों में से 104 पर आए थे। 10 का आप घटाएं तो हम कोई भी फर्क वाली स्थिति में नहीं है। स्थिति वाकई में ख़राब है हमारी। तो यहाँ पर वही वाली चीज़ है कि जो वितरण है या वो असमान है, इससे संसाधन और कार्य पर अत्यधिक बोझ है। दूसरा है कि कृषिगत अर्थव्यवस्था का जीडीपी में मात्र 16% योगदान है किंतु आश्रित जनसंख्या 49% है। तो ये बात कई दफ़े हम क्लियर कर चुके हैं कि भारत में क्या है कि जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान सेवा सेक्टर का है, लेकिन उसमें काम करने वाले लोग बहुत कम हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में भारत की जनसंख्या का 49% लोग काम करते हैं, लेकिन वह जीडीपी को देता कितने हैं, सिर्फ 16%। तो ये दिखाता है कि यहाँ पर 49 लोगों के हाथ में सिर्फ 16 रुपये आ रहे हैं, यानी कि एक व्यक्ति के हाथ में 1 रुपया तक नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझेंगे कि 0.3 या 30 पैसे प्रति व्यक्ति के हाथ में आ रहे हैं। तो ये स्थिति भारत को अत्यधिक गंभीर बनाती है। तीसरा ये कि प्रति व्यक्ति आय मात्र $2041 है, जो भारत में गरीबी, बेरोजगारी जैसी समस्या को दर्शाता है। देखिए, याद रखिएगा एक चीज़ कि किसी भी इकोनॉमी के डेवलपमेंट में उस देश में सबसे मेन चीज़ एक व्यक्ति को रोजगार मिल जाए, और रोजगार मिलता है शिक्षा से। अगर रोजगार अच्छी स्थिति में मिल जाए व्यक्ति को तो उसकी प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाएगी। जब प्रति व्यक्ति आय ही बढ़ जाएगी तो फिर गरीबी, भूखमरी, कुपोषण, ये समस्या तो अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। तो किसी भी देश के डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रोजगार, और अगर रोजगार नहीं है तो फिर जो स्थिति वो बहुत दयनीय होती है, जैसे भारत के भी कोरोना काल में हो रही है। अब इसके बाद हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की, आधारभूत संरचना की कमी के चलते धीमा विकास होना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है आपका शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, बिजली, पानी, सारी चीज़ें।
अब ये सारी चीज़ें अगर अच्छे से ना मिलती हो तो स्वाभाविक सी बात है विकास की कमी होती है। अगर आपको कोई किसान जिसके मंडी उसके गांव से 50 किलोमीटर पड़ती हैं, लेकिन अगर 50 किलोमीटर का रोड अगर हाईवे हो तो 50 किलोमीटर बकायदा वो 1 से पौने घंटे पहुंच जाएगा। लेकिन वही रोड अगर ख़राब हो सकता है उसको 2-3 घंटे लगे, इतने में उसकी जो सब्जियां हो वो भी ख़राब हो जाए। ऐसी स्थिति बहुत सारी होती हैं। इसके अलावा अगर शिक्षा स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो फिर तो रोज़गार मिलेगा नहीं। जब रोज़गार ही नहीं मिलेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी से गरीबी भूखमरी, यानी कि विषय गंभीर हो जाएगा। ओके, इसके बाद है 5वां कि न्यूनतम स्तर शिक्षा के कारण जनांग के लाभांश में कमी। तो भारत में अगर हम बीएससी पीएचडी डिग्री करने के बाद भी चपरासी का फॉर्म भर रहे हैं तो ये साफ दिखाता है कि भारत का स्तर शिक्षा का न्यूनतम है। और जब शिक्षा का स्तर न्यूनतम होगा तो चाहे देश में 65% युवा हो लेकिन वो किसी काम के नहीं हो। ठीक है, तो ये भी दिक्कत है भारत के साथ में। इसके बाद हम छठा कि समावेशी एवं धारणीय विकास का एजेंडा स्पष्ट न होना। सरकार चिल्ला चिल्ला कर कहती भी है कि भारत में समावेशी विकास होगा। समावेशी विकास यानी कि जो विकास हो उसका लाभ सभी में समान रूप से मिलना। और धारणीय विकास यानी कि ऐसा विकास जिसमें पर्यावरण को नुकसान ना हो। लेकिन जब भी विकास की बात आती है तो अमीर लोगों के चलते हुए विकास उनके हाथ में होता है, पर्यावरण साइड में हो जाता है, लोगों का विकास भी या जो गरीब वर्ग है उसका विकास भी साइड में हो जाता है। तो ये भारत के लिए बहुत गंभीर विषय हैं। अगर अंत में यहाँ पर हम बात करें एज अ कंक्लूजन के रूप में, तो हालांकि भारत का सेवा क्षेत्र में उसका निर्यात अधिक सुदृढ़ है किंतु ये काफ़ी नहीं। तो भारत में जो लोग नौकरी के लिए इस तरफ भागते हैं क्योंकि जो नौकरी वाला सेक्टर है वहाँ पर उनको सिक्योरिटी ज़्यादा है। लोग बिजनेस के बजाय नौकरी के लिए इसलिए भागते हैं क्योंकि 10 to 9 जॉब होगी आपकी बाकायदा, और इस जॉब में आपको सैलरी फिक्स मिल जाएगी। रिस्क हम कोई लेना नहीं चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर इसी को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। इसका निर्यात बहुत अच्छा है, सॉफ्टवेयर निर्यात में इंडिया टॉप पर आता है, लेकिन ये गाँव के किसान को खाने को नहीं दे सकता है। तो ये हमने यहाँ पर बात करी भारतीय अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताओं के बारे में, और मैं आशा करता हूँ आपको विशेषता कम, चुनौतियाँ, और हो सकता है आपको लगा हो कि मैं भारत की बुराई कर रहा हूँ, लेकिन जो वास्तविकता है हमें उसे हित से परिचित होना चाहिए। और बुराई तो क्या, जो क्वेश्चंस में पूछा गया था हमने उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर चीज़ों को लिखा है। सो साथियों, आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सारी चीज़ें करें। और इसके अलावा अगर आप में से कोई PSA कोर्स परचेस करना चाहता है तो आप हमारी साइट ज़रूर विजिट कर सकते हैं। आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। थैंक्स अ लॉट।